नमस्कार। मैं कुशाल भारद्वाज। आज एक बार फिर से बेदखली के मुद्दे पर मैं बात रख रहा हूँ। बहुत सारे लोगों ने अनुरोध किया था कि इस मुद्दे पर विस्तृत बताया जाए। हालांकि हम अपनी बैठकों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ये बात लोगों तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं और जहां जहां हमारी पहुंच है, जहां जहां बैठक कर रहे हैं, वहां पर इस बात को ले जा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि इसका थोड़ा विस्तृत जानकारी दी जाए। तो वीडियो के माध्यम से इतना विस्तृत बताना तो मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं इसके मुख्य जो बिंदु हैं उनकी तरफ इशारा करना चाहता हूं। असल में हिमाचल प्रदेश के अंदर कुल भूमि का 67% के आसपास जो जमीन है वो वन भूमि है और किसानों के पास 17% जमीन ही है और उसमें से भी जो खेती योग्य जमीन है वो 11% के आसपास है। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर किसानों के पास, बागवानों के पास कितनी कम भूमि है खेती और बागवानी के लिए। लेकिन जो बेदखली का मुद्दा है ये इसलिए आजकल बहुत गर्म आ गया क्योंकि हाल ही में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की एक जजमेंट आई है जिसमें लैंड रेवेन्यू एक्ट की धारा 163A को निरस्त कर दिया गया है और उसके साथ साथ माननीय हाईकोर्ट का आदेश है कि 28 फरवरी 2026 तक सारे के सारे जो कब्जे हैं उनको हटाया जाए, यानी कि जो सरकारी भूमि पर जो कब्जे हैं। अब यही एक बड़ा मुद्दा है। असल में कोर्ट कचहरी जिस रिकॉर्ड के आधार पर इसे सरकारी भूमि पर कब्जा कहते हैं या सरकारें इसको कब्जा कहती हैं, किसानों के लिए जीने का साधन है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में या हमारे देश के पैमाने पर भूमि संबंधी जो कानून बने हैं या वनों संबंधी जो कानून बने हैं उससे भी कहीं पहले से किसान इन जमीनों पर गुजर बसर करते आए और यहाँ पर रहते आए हैं। आजकल मैं अक्सर देखता हूं बहुत सारे नादान बालक ही कहूंगा मैं, ऐसे बहुत सारे नादान बालक हैं जिनके पिताजी का जो घर है, उनकी जो जमीन है वो कहीं ना कहीं सरकारी भूमि पर है, लेकिन वो नादान बालक ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि भी कोई और है जिन लोगों ने कब्जे कर रखे हैं, या ये बोलते हैं कि ये कब्जे नियमित होने चाहिए, उनका बड़ा भारी कब्जा है और वे दिखाना चाहते हैं कि वो कब्जाधारी नहीं है, बाकी सब चोर हैं जिन्होंने कब्जा कर रखा है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जिसको आप सरकारी भूमि पर कब्जे कहते हैं वो असल में किसानों के जीने का साधन है और बरसों से किसान कई पुश्तों से वहां पर रहते आए हैं। कुछ जगह पर जहां पर वो पहले नहीं रहते थे लेकिन उनकी आसपास जमीनें थी, घर थे, अलग अलग समय पर प्राकृतिक आपदाएं आई, अलग अलग समय पर बादल फटे, कहीं पर भूस्खलन हुआ, कहीं पर बाढ़ आई, उनके घर भी चले गए, उनकी जमीनें भी चली गई। 1980 से पहले उनकी जमीन का तबादला हो जाता था, यानी कि अगर किसी किसान की जमीन जाती थी तो जितनी उसकी भूमि की उसके बदले में उसको दूसरी जगह जमीन दे दी जाती थी, जमीन का पट्टा उनके नाम चढ़ जाता था। 1980 के बाद ऐसा हो नहीं रहा है और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो पुश्तों से लोग रह रहे हैं उसके अलावा कुछ ऐसे भी परिवार हैं जिनको सरकारों ने ही बसाया कि आपकी जमीन चलेगी, घर चलेगी, आप ये जगह आपकी चिन्हित की जाती है, आप यहाँ पे अपना मकान बना लो। दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से वो जो मकान लोगों ने बना दिए उसके पट्टे उनके नाम चढ़े, इंतकाल उनके नाम चढ़ा और वो भी टूटने के कगार पर है, क्योंकि ये जो माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है उससे तो टूटेंगे, क्योंकि अगर जमीन आपके नाम नहीं है, बेशक सरकार ने आपको दी हो, बेशक सरकार ने आपको बोला हो कि यहाँ पर बस जाओ, लेकिन जब कागजों में वो आपके नाम चढ़ी नहीं है तो वहां पर बेशक आपने झोपड़ी बनाई हो, गौशाला बनाई हो, या कोई ओबरा बनाया हो, या कोई मकान खड़ा किया हो, चाहे दुकान खड़ी की हो, लेकिन अगर वो आपके नाम कागजों में नहीं चढ़ी है तो आज की तारीख में सरकारी भूमि बन जाएगी।
और उससे आपकी बेदखली होगी। ये तलवार लटकी है हिमाचल प्रदेश के लाखों परिवारों के ऊपर, और इसलिए स्वाभाविक है कि चिंता है, पूरे प्रदेश के अंदर है, खलबली है। मैं जिस भी इलाके में जाता हूं वहां आसपास जो लोग मिलते हैं यही चिंता व्यक्त करते हैं कि क्या होगा बेदखली का, क्या रुकेगी कि नहीं रुकेगी। और उसके साथ साथ बहुत सारे लोग फोन करते हैं, मैसेज करते हैं कि इस बेदखली से कैसे बचना है, कैसे इसको रोकना है। तो मैं ये कह दूं साथियों सबसे पहले कि जब माननीय उच्च न्यायालय ने जो सन 2000 में हिमाचल प्रदेश के अंदर 1953 के एचपी लैंड रेवेन्यू एक्ट की धारा 163 में संशोधन करके 163A जोड़ी गई थी, यानी कि उस कानून में संशोधन करके 163 के साथ 163A जोड़ी गई थी, उसको अभी हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। यहीं से मैं अपनी बात शुरू करना चाहूंगा, और ये जो सच्चाई है ये लोगों तक मैं पहुंचाना चाहता हूं। असल में सन 1952 में जब हमारा देश 1947 में आजाद हुआ, 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल राज्य का गठन हुआ। तब हिमाचल प्रदेश में 4 जिला थे, और हिमाचल का जो प्रशासन था वो दिल्ली से जो है हाई कमिश्नर देखते थे। और उसी दौरान सन 1952 में एक नोटिफिकेशन निकाली गई कि ऑल वेस्ट लैंड शुड बी कंसिडर्ड एज फॉरेस्ट लैंड, कि सारी जो बेकार भूमि है, ये बेकार भूमि नहीं कहेंगे बल्कि मलकियत भूमि के अलावा जितनी भी भूमि है वो जो है वन भूमि कहलाएगी। एक टेम्परेरी नोटिफिकेशन उस वक्त निकाली गई थी ताकि लोग जो है सारी की सारी सरकारी भूमि पर कब्जा ना कर बैठे। लेकिन वो टेम्परेरी थी क्योंकि देश जो है वो बढ़ रहा था, आजादी के बाद प्रदेश जो है बन रहा था, आगे बढ़ रहा था, और बाद में जो है जो इस देश के लोग थे उनको सरकार ने बसाना भी था, उनको जीने के साधन भी देने थे, उनको खेती बाड़ी के लिए जो जमीन मुहैया करानी थी, इस देश के अंदर अन्न पैदा करना था, इस देश के अंदर जो है भुखमरी से लड़ना था। तो फॉर द टाइम बीइंग वो नोटिफिकेशन थी कि जो मलकियत भूमि नहीं है उसको जो है वन भूमि माना जाए। देखिए उसके बाद 1953 में एचपी लैंड रेवेन्यू एक्ट बना, 1971-72 में जो है आपका ये मुजारा कानून बना, लैंड सीलिंग एक्ट बना, भूमि हदबंदी कानून बना, और 1968 में जो है नौ तोड़ भूमि की नीति जो है प्रदेश में बनाई, और वो 80 तक जो है उसके तहत जमीनें दी गई भूमिहीनों को, गरीबों को। और मकसद ये था सरकारों का उस वक्त कि जो गरीब किसान हैं उनको कम से कम जो है 5 बीघा जमीन तो देनी ही देनी है ताकि वो जो अपनी गुजर बसर कर सके। इस उद्देश्य से जो है जमीनें दी गई, नौ तोड़ दिए गए, विधवाओं को दिए गए, वार्ड विडोज को दिए गए, भूमिहीनों को दिए गए, कम जमीन वालों को दिए गए, गरीब किसानों को दिए गए, दलितों को दिए गए, आदिवासियों को दिए गए, और उसके साथ साथ ओबीसी से संबंधित लोगों को दिए गए, जो आर्म्ड फोर्सेस में हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस में जो जवान सेवाएं दे रहे थे उनको दिए गए। और 1980 में जो है नौ तोड़ भूमि मिलना बंद हो गई 80 के बाद, क्योंकि 1980 में वन संरक्षण कानून जो है देश के पैमाने पर बन गया, जिसको फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 कहते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको नौ तोड़ दिए गए थे, पट्टे उनके नाम नहीं चढ़ पाए, उतने में वो कानून आ गया, जमीन आज भी उनके पास है लेकिन उससे उनकी बेदखली हो रही है क्योंकि उनके नाम जो है वो इंतकाल नहीं चढ़ा है। बहुत सारे ऐसे हैं जहां पर सरकारों ने जो है किसानों को बसाया कि आप यहाँ पर बस जाओ, लेकिन उनके टाइमली कागज नहीं बन पाए, इंतकाल उनके नाम चढ़े नहीं है, तो उनके मकान बन गए, गौशालाएं बन गई, खेत खलिहान है, बाग बगीचे हैं, उससे बेदखली हो रही है क्योंकि वो जमीन उनके नाम नहीं है। तो बहुत सारे नादान बालक जो इस तरीके से जो है बोलते हैं कि
ये तो होनी चाहिए बेदखली, ये तो चोर लोग हैं जिन्होंने कब्जा कर दिया, सारे जंगलों में कर दिया है, और बोलते हैं हम भी क्यों ना आकर के कब्जा कर दें 10 बीघा पे, 20 बीघा पे। आप इतिहास को जानिए भाइयों, मेरा ये निवेदन है। हिमाचल प्रदेश जो है वो एक पूरे का पूरा पहाड़ी राज्य है, कुछ जगह प्लेन इलाका है। और जैसा मैंने पहले कहा कि हिमाचल प्रदेश की कुल भूमि का लगभग 67% जो है वो वन भूमि है। कुल्लू में तो ये लगभग 90% है, यानी कि 89.9% है जो वन है, बच की 10% भूमि। तो अगर उसको सारे को वन माना जाएगा तो तब इंसान कहाँ जाएगा? ये बड़ा सवाल है, और इसे कुल्लू का सवाल, ये पूरे हिमाचल का सवाल है। इसलिए हम कहते हैं कि किसानों को जीने के लिए कम से कम 5 बीघा जमीन चाहिए, और 5 बीघा तक जो है मुफ्त में उनके नाम जमीन की जाए। उससे ऊपर है तो आप मार्केट रेट के आधार पर जो है वो जमीन उनको दे सकते हैं सरकार, और लैंड सीलिंग एक्ट से ऊपर अगर किसी का जमीन है तो वो जमीन जो आप वापस ले सकते हैं। लेकिन ये प्रचार कि भी हजार एकड़ जमीन पर जो है लोगों ने कब्जा जमा दिया है। हिमाचल प्रदेश के अंदर ज्यादातर किसान गरीब है, छोटा किसान है, मझोला किसान है, और उसकी गुजर बसर के लिए उसके पास जमीन का होना बेहद लाजमी है। लेकिन आज तो बड़ा सवाल ये आ गया कि जो आशियाने बनाए हैं, और मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि जब इंसान अपना मकान बनाता है तो वो सिर्फ उसके लिए पूंजी नहीं लगाता है, बल्कि उसके लिए अपना पूरा सपना उसमें लगा देता है। और जो मकान बने हैं अगर वो उनकी आंखों के सामने टूट जाएंगे आज सरकारों की गलत नीतियों के कारण, या सरकारों के द्वारा समय समय पर जो कानून बनाए गए और उन कानूनों में जो ढंग से उनको परिभाषित नहीं किया गया, तो अगर उस कारण से किसानों के, आम लोगों के घर टूटेंगे तो आप सोचो कितने लोग जो है बेघर पार हो जाएंगे। इसलिए बहुत बड़ा मुद्दा है आज की तारीख में। और तब हम ये मांग कर रहे हैं कि बेदखली कोई नहीं होनी चाहिए। 1980 का जो वन संरक्षण कानून है उसमें संशोधन होना चाहिए, उसको रद्द किया जाना चाहिए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो शामलात भूमि थी वो भी वन भूमि होगी अब, जिसके ऊपर पूरे गांव का स्वामित्व तो था। उसके साथ साथ जो और कई तरह की भूमि थी, कॉमन लैंड थी, खुदरो दरख्तान थी, वो सारी जो है वन भूमि हो गई अब। तो तब आम लोग कहाँ जाएंगे? इसलिए जो माननीय हाई कोर्ट का जो ऑर्डर आया, हम उसको चैलेंज भी कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। हम उम्मीद है कि उस पर स्टे मिलेगा। लेकिन लड़ाई ये है कि बेदखली रुकनी चाहिए, और किसानों के जो कब्जे हैं, जिसको कब्जे बोलते हैं, हमारे लिए वो कब्जे नहीं, हम उसको कब्जा नहीं मानते हैं, वो गलत भाषा का इस्तेमाल किया सरकारों ने, हम बोलते उसको नियमित किया जाए। और ये भी मैं आपको बता दूं, सन 2000 की बात है, हिमाचल प्रदेश में तब भाजपा की सरकार थी, और उस सरकार ने ये कहा कि हमने जो है किसानों के जो अवैध कब्जे को नियमित करना है, और उसके लिए जो है सन 2000 में 1953 के एचपी लैंड रेवेन्यू एक्ट में संशोधन किया गया और धारा 163A जोड़ी गई। सन 2002 में हिमाचल की तत्कालीन सरकार ने लोगों से आवेदन मांगे कि आप मिसले तैयार करो, आप 50-50 रुपए की फीस जमा कराओ, आप जो है एफिडेविट दे दो, हल्फनामा दे दो कि हमारा जो है फलानी जगह पे जो है कब्जा है, और इस कब्जे को नियमित कर दो। होना यह चाहिए था कि अवैध कब्जा बोलने के बजाय सरकार ये बोलती कि बहुत सारे जो जमीन के मसले सेटल नहीं हुए हैं वो सेटल होने इसके तहत, इसलिए जो है ये धारा जो है जोड़ी गई है। लेकिन सरकार ने फंसा दिया लोगों को। एक तरफ बोला हम आपकी 20 बीघा तक की जमीन को नियमित कर देंगे, इसलिए आप बिजली तैयार करो, और फंसाया कैसे कि ये नहीं बोला कि सेटल करेंगे उन केस को जो जमीनें मिलने से रहेगी या पट्टे नहीं चढ़े किसी के नाम, बल्कि बोल दिया कि अवैध कब्जों को नियमित करेंगे, यानी कि अवैध शब्द पहले इस्तेमाल कर दिया। और दूसरा, हल्फनामा लेने की जरूरत नहीं थी, एफिडेविट लेने की जरूरत नहीं थी, लेकिन एफिडेविट लिए गए। हमने तब विरोध किया था कि एफिडेविट गलत ले लिया सरकार, एफिडेविट की जरूरत नहीं है।
लेकिन तब बहुत सारे लोगों ने भी नहीं सुनी। वो जो है जल्दबाजी में जो है उन्होंने एफिडेविट तैयार की और जमा करवा दिए। बाद में उनके ऊपर मुकदमा बढ़ा। तो अभी जो शुरुआती स्तर पर जो बेदखली हो रही है वो 1,60,339 लोगों की हो रही है जिन्होंने जो है आवेदन किए थे। उसके साथ साथ और भी हैं जिनका सरकारी भूमि पर कब्जा है, यानी कि इंतकाल उनके नाम नहीं चढ़े तो सरकारी भूमि कहलाएगी। अगर उनके नाम वो पट्टे चढ़ गए होते, इंतकाल हो गया होता, तो आज वो सरकारी भूमि ना या बल भूमि ना कह करके उसको आज की डेट में जो है मलिकियत भूमि बोलते हैं। तो इसमें लोगों का कसूर नहीं है। और ये अभी माननीय उच्च न्यायालय ने उस धारा 163A को निरस्त कर दिया है और कब्जे छुड़ाने के लिए जो है एक समय सीमा तैयार कर दिया है, आदेश दे दिया है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहूंगा कि जब भी कोई सरकार के दरवाजे पर जाता था कि मैं भूमिहीन हूं, तो एक समय था जब हिमाचल सरकार उसको जमीन देती थी। और क्यों ना होना चाहिए एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर ऐसा? इंसानों को जीने का अधिकार क्यों नहीं होना चाहिए? अगर कोई भूमिहीन है, उसके पास जमीन नहीं है, तो अगर सरकार ही जमीन देगी तो कौन देगा? ये था पहले। उनके कब्जे भी नियमित हो जाते थे, पट्टे उनके नाम चढ़ जाते थे। लेकिन जब ये बंद हो गया तो दिक्कत क्या आई है? जो नादान बालक कमेंट करते हैं कि हाँ जी ये कब्जे तो छूटने चाहिए, तो लोगों ने कब्जा कर लिया है बोलते सरकारी जमीन पर, और बोलते जिन्होंने नहीं कब्जा किया उनका क्या? अरे भैया, खेती बाड़ी से गुजर बसर किसान करता है, इसलिए उसको जमीन चाहिए। जो कहीं बड़ा व्यापारी है, जो जिसका और धंधा है, उसको खेती बाड़ी की जमीन की जरूरत नहीं है, उसको बागवानी की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर वो पुश्तैनी उसका पहले से धंधा है बागवानी या कृषि, तो आज की डेट में वो बेशक व्यापारी भी है। लेकिन जो व्यापार से जो है जिसका परिवार चलता है, इनकम चलती है, तो उसको तो खेती की जमीन की जरूरत होती नहीं है। तो जमीन की जरूरत उसको है जिसको उस जमीन से गुजर बसर करनी है। और इसलिए इस पे क्या गलत है? अगर सरकार जो है किसी को जमीन दे देगी तो क्या गलत है उसमें? वो अपने लिए भी आजीविका कमाएगा, वो देश का जो है पेट भी भरेगा। वो किसान पहले भी भरता है, अपना भी भरता है, अपने परिवार का भरता है और देश का भरता है, क्योंकि वो अनाज पैदा करता है। इसलिए साथियों, बेशक आप कमेंट करें, बेशक आप हमारे इस लॉजिक को या हमारे इस तर्क को आप इसके खिलाफ भी आप तर्क दे सकते हैं, वो स्वागत योग्य है। क्योंकि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर ये होना चाहिए, तर्क वितर्क होना चाहिए, लेकिन वो तथ्य पर आधारित होना चाहिए। कहाँ जाएगा किसान? मर जाएगा क्या? लाखों लाख लोग कहाँ जाएंगे? मर जाएंगे क्या? और अगर जो है अक्षरशः इन कोर्ट के आदेशों का पालन हो गया तो ये नौबत आएगी कि कई लोग जो आत्महत्या करने पर उतारू हो जाएंगे, क्योंकि जब उनके घर टूट जाएगा, उनके आंखों के सामने सब कुछ छीन जाएगा, तो क्या करेंगे लोग? और आय के साधन है नहीं कोई। तो अब जो मैं नट शहर में बोलना चाहता हूं ये कि हम 3-4 प्रमुख बातें आपको बताना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से भी। नंबर 1, बेदखली नहीं होनी चाहिए, और बेदखली को रोकने के लिए हम सबको एकजुट होना है। पार्टियां जिसकी जो मर्जी हैं, जातियां जिसकी जो मर्जी हैं, धर्म जिसका जो मर्जी है, लेकिन बेदखली के खिलाफ जो है एक व्यापक एकता की जरूरत है, तब इस बेदखली को रोका जा सकता है। नंबर 2, अगर 1980 के उस कानून में संशोधन कर दिया जाता है, हिमाचल की जो वन भूमि उसको हिमाचल के हवाले कर दिया जाता है, तो हिमाचल सरकार के पास ये राइट होगा कि किसी को जमीन दे सकती है। और उसके साथ साथ हमें भी कहना चाहते हैं कि जो शामलात भूमि है, जो दूसरी भूमि है अलग अलग तरह की, जिसको वन भूमि का हिस्सा बना दिया है, उसको उसके दायरे से बाहर निकाला जाए। और एक कल्याणकारी राज्य के अंदर अगर सरकार किसी को जमीन नहीं दे सकती है जीने के लिए, घर बनाने के लिए, तो किस बात की सरकार है भाइयों? किस चीज के लिए जो है तो चुनाव होते हैं? क्यों हम सरकारें चुनते हैं? इसीलिए है। लेकिन अगर सरकार के पास जो अधिकार नहीं रह गया जमीन देने का, तो तब क्या होगा जिन लोगों के पास कुछ भी नहीं है? उसके साथ साथ जो है हमें बोल रहे हैं कि उस कानून में संशोधन किया जाए या उसको रद्द किया जाए, 80 के कानून को, यानी कि वन संरक्षण कानून में।
और एक बात जो हम और कह रहे हैं वो ये है कि 2006 का जो वन अधिकार कानून है उसको जो है सख्ती के साथ, पूरी तन्मयता के साथ जो है पूरे प्रदेश में लागू किया जाए और उसमें मदद की जाए किसानों की। उनको पता लग रहा है आपकी जॉब से जगह जगह, मुझे कहीं ये कोई मेरे जुगनर की बात नहीं है, लेकिन कहीं दूसरी तहसील से, दूसरे एक दो जगह से मुझे फोन आए, अलग जो उपमंडल है वहां की तहसीलों से, कि जी तहसीलदार साहब बोले अगर आप 2006 के कानून के अनुरूप अगर आप वो दावे दाखिल करेंगे, क्लेम फाइल करेंगे, तो तब तो बोलते सबसे पहले आपका घर टूट जाएगा। ये क्यों डरा रहे हैं, मुझे नहीं समझ आ रहा है कि अफसर लोग ऐसे क्यों डरा रहे हैं लोगों को। 2006 का कानून बहुत बड़ी सुरक्षा प्रदान करता है पूरे हिमाचल के लोगों को, क्योंकि ये कानून बना है आदिवासियों के लिए, यानी कि जनजाति के लोगों के लिए, और उसके साथ साथ वनों पर आश्रित अन्य लोगों के लिए। और हम जो हिमाचली हैं, हमारे में से एक बहुत बड़ा हिस्सा वो जो है वनों पर आश्रित रहे हमारे पूर्वज सबके। और इसलिए जो नादान बालक टिप्पणियां करते हैं कि कब्जे कर लिए, फलाना कर लिया, मैं उनको भी सुनाना चाहता हूं, बड़े ठंडे दिमाग से आप भी सुनिए। और ये 2006 का कानून भी कहता है, 2006 का कानून कहता है कि अगर आपका कब्जा जमीन पर सन 2005 से पहले का है, यानी कि दिसंबर 2005 से पहले का है, और यदि आपके जो पिछली पीढ़ियां हैं 3 पीढ़ियों से, यानी कि 70 साल से ज्यादा समय से, अगर आपका जो कब्जे वाली जमीन है उसके आसपास जो जंगल हैं, या वो वहां पर जो है अगर आपके पूर्वज निर्भर थे उन जंगलों के ऊपर, तो आप जो है क्लेम फाइल कर सकते हैं उस जमीन को अपने नाम करने के लिए। ये इस देश का कानून है भैया, सन 2006 का, इसीलिए बनाइए। और ये भी इस कानून की एक खासियत है, ये कानून ये बोलता है कि जरूरी नहीं है कि आप जंगलों में रहने, आपके पूर्वज जंगलों में रहते थे, ये जरूरी नहीं है। जरूरी सिर्फ ये है कि आपके जो पूर्वज थे, पिछली पीढ़ियां थी, वो उन जंगलों के ऊपर आश्रित थी, यानी कि वो वहां से घास पत्ती लाते थे, बालन की लकड़ी लाते थे, इमारती लकड़ी लाते थे, या जड़ी बूटियां लाते थे, या मिट्टी पत्थर लाते थे, या फिर वहां पर जो है वो डंगर पशु या भेड़ बकरियां चराते थे, या वो घुमंतु थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे अपने जानवरों को लेकर के। अगर इस रूप में जो है वो आश्रित थे, तो तब जो है आप अदर फॉरेस्ट ड्वेलर्स की श्रेणी में आते हैं, और तब आप जो है वो क्लेम फाइल कर सकते हैं और आपको जो है उस जमीन का पट्टा मिल जाएगा। तो उसका मतलब ये है कि अगर हमारा कहीं पर, जिसको आज सरकारी भूमि पर कब्जा बोला जा रहा है, असल में वो हमारे देश का 2006 का कानून कहता है कि असल में वो किसानों की जमीन है भैया, वही आश्रित थे उस पर। ये जंगल भी तो किसानों ने लगाए हैं। जब आग लगती है हर साल, कौन फॉरेस्ट महकमा इसको जो है बुझाने जाता है? कौन दिल्ली की सरकार इसको बुझाने जाती है? हमारे प्रदेश में जो जगह जगह गांव के आसपास जंगल में आग लगती है, तो हर साल उस आग में जो है लोग झुलसते हैं, अपनी जिंदगी को दांव पे लगाते हैं, कुछ जो है उस आग में झुलस करके मर जाते हैं। लेकिन उस आग को बुझाने वाले जो है आसपास के लोग ही हैं, जो वनों पे आश्रित लोग हैं, जो आज की तारीख में अदर फॉरेस्ट ड्वेलर्स की श्रेणी में आते हैं, वही उस आग को बुझाते हैं। तो उनके तो परंपरागत अधिकार हुए ना जंगलों के ऊपर। इसलिए जो है 2006 के उस कानून को लागू किया जाए, और ये कानून ये कहता है कि आपका 2005 से पहले का कब्जा है, मैंने डेट बता दी, मैं बार बार नहीं दोहराऊंगा। और उसके साथ साथ अगर 70 साल से ऊपर की उम्र के 2 गवाह आपके पक्ष में गवाही देते हैं, तो आप जो अपना क्लेम फाइल कर सकते हैं। इसमें 4 तरह के क्लेम्स होते हैं, एक इंडिविजुअल है, एक सामूहिक है, और 2 और तरह के क्लेम होते हैं। लेकिन आपका अगर निजी कहीं पर भी जो है मकान है, जमीन है, खेत है, खलियान है, आप उसको नियमित करवाना चाहते हैं, तो आप जो है व्यक्तिगत आवेदन देकर के जो है
जो आपके गांव की, आपके मुहाल की, आपके वार्ड की जो FRC है, फॉरेस्ट राइट्स कमेटी है, जिसको वन अधिकार समिति कहते हैं हिंदी में, आप उसके पास आवेदन दे सकते हैं। और वो FRC के दायरे के अंदर जो ग्राम सभा होती है, जिसमें 18 साल से ऊपर के सारे लोग जो उसके मेंबर्स होते हैं, अगर उसको अपनी सहमति दे देती है तो आपका क्लेम जो है वो थ्रू हो जाएगा। उसके बाद 2 सीढ़ियां हैं, लेकिन मेन है नीचे FRC, और जो आपका ग्राम सभा है उस गांव की FRC के अंदर। तो फिर उसके बाद आपका क्लेम जाएगा SLDC में, जिसके हेड जो है सब डिवीजन स्तर पर SDM होते हैं। वहां से वो जाएगा आपका DLC में, जिसके हेड जो है DC साहब होते हैं, यानी कि जिलाधीश होते हैं। और तब जो है आपके नाम वो पट्टे चढ़ जाएंगे। तो प्रक्रिया ये है उसकी। और ये कानून एक प्रोटेक्शन ये देता है कि अगर आपने क्लेम फाइल कर दिया है सन 2006 के कानून के तहत, तो तब जो है आपकी बेदखली तब तक नहीं हो सकती है जब तक जो है वो मामला सेटल नहीं हो जाता है। इसलिए इसका भी इस्तेमाल करना है। तो सरकार से अनुरोध है कि एक कसरत तो हुई पहले पूरी कि हाँ जी ये करना है, बहुत लेट जागे। 2006 का कानून है, 2008 में लागू होना शुरू हो गया था, लेकिन अभी जो है 2025 में जाकर के जो है सरकार जागी। से बीच में जो भी सरकारें रही उन्होंने कुछ किया ही इसके बारे में कि ये कानून है हमारे देश का और इसके तहत जो है किसानों को जमीन दिलानी है, तो कुछ किया जाए, कुछ नहीं किया। अभी जब वो लड़ाई तेज हुई बेदखली के खिलाफ किसानों की, और तब जो है सरकार को घेरा गया, तब जो है वर्तमान सरकार ने एक स्टेप उठाया है कि मीटिंगें कर दी जगह जगह, लेकिन अभी भी जो अफसर है वो डंगे लगा रहे नीचे। और एक मैं और बताना चाहता हूं, मेरे पास ऐसे कई केस आए हैं, इसलिए उसके आधार पर मैं बोलना चाहता हूं। कुछ जगह जमीन है जिसको बोला जाता है खुदरो दरख्तान या खुदरो बिला दरख्तान। उसमें जो है जो मालिक दर्शाया जा रहा है रेवेन्यू रिकॉर्ड में, वो हिमाचल सरकार दर्शाई जा रही है। और जब जाते हैं तहसीलदारों के पास कि इसमें हिमाचल प्रदेश सरकार मालिक है और ये जमीन जो है किसान के पास है, तो ये उनको दे दी जाए, वो कागज बना करके सरकार दे सकती है हिमाचल की सरकार। तो वो बोलते कि नहीं, ये तो 1980 के कानून के अधीन जो है ये FRC के तहत जो है ये चली गई है, ये तो वन महकमे के अंडर, तो ये तो जो है इसका तो FRA बनेगा, यानी कि FRA के तहत जो उसका क्लेम दाखिल होना है। और जब क्लेम दाखिल करने के लिए NOC देने के लिए जो है फॉरेस्ट महकमे के पास लोग जाते हैं, तो बोलते हैं कि नहीं, ये तो हिमाचल सरकार है इसकी मालिक, ये तो वन महकमे के अंडर है ही नहीं। तो एक विभाग है दूसरी तरफ घुमाता है, दूसरा इस तरफ घुमाता है, लोग जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? कौन कानून है जो इसको परिभाषित करेगा कि ये जमीन है किसकी? और जो 2006 का कानून है, जब वो किसानों के और खास करके जो आदिवासी और अन्य वनों पे आश्रित जो लोग हैं उनके रक्षा के लिए बना है, तो कैसे ये लागू होना है मुझे बताया जाए। और एक बड़ा मुद्दा और जो मैं उठाना चाहता हूं, ये दुर्भाग्य है, मैं इसको दुर्भाग्य कहता हूं, कि जिसके पास कुछ भी नहीं है, अगर दो बीघा की बात छोड़िए, 2 बिस्वा भूमि पर अगर किसी का मकान बना है, जिसके पास कुछ भी नहीं है, पुश्तों से रहते आए हैं, जमीन उनके नाम चढ़ी नहीं है और भूमिहीन है, कहीं 2-3 बिस्वा के ऊपर मकान बना दिया है, वो मकान जो है वो जो जमीन उनके नाम अभी भी नहीं है, तो अगर उनका कब्जा छुड़ाया जाएगा कोर्ट के आदेश के बाद, कोई सरकार बचाने के लिए नहीं आगे आ रही है। कोई जो मुख्य राजनीतिक दल है हिमाचल प्रदेश के दो, जो समय समय पर जो है कभी एक और कभी दूसरा जो सत्ता पे आते हैं, कोई जो है किसानों को बचाने के लिए एक शब्द नहीं बोल रहा है, कोई उनके पक्ष में खड़ा नहीं हो रहा है। सिर्फ इतना बोला जा रहा है कि कोर्ट का आदेश है, जिसमें तो क्या कर सकते हैं, क्योंकि मंशा उनकी भी वही है कि बेदखली होनी चाहिए। लेकिन मैं एक बड़ा सवाल उठाना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर चाय बागान कंपनियों को, दूसरी कई कंस्ट्रक्शन कंपनियों को, कंस्ट्रक्शन कंपनियों की बात छोड़े, क्योंकि तो कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्ट करने के लिए आती है, बिल्डिंग या रोड तो हमारा ही जो है हमने इस्तेमाल कर लिया। लेकिन उसके साथ साथ जो है निजी जो उद्यमी हैं
निजी जो व्यापारी हैं, कंपनियां हैं, उनको जो है हिमाचल प्रदेश में जगह जगह जो है वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट कॉलेज खोलने के लिए जो है जमीनें दी जाती हैं, वन भूमि भी दी गई है। हिमाचल की 30,000 एकड़ वन भूमि जो है वो निजी कंपनियों को दी गई है, लेकिन उसके खिलाफ तो कोई आदेश नहीं आता है बेदखली का। लेकिन किसान के पास जो 2 विश्व में घर बना है उसकी बेदखली होगी। तो ये बेदखली के खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं और हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर जो है निर्णय देगा, स्टे देगा, लेकिन असली लड़ाई ग्राउंड में होनी है और इसलिए आंदोलन को तीखा करना है। मेरा सबसे अनुरोध है, जोगिंद्रनगर में जल्दी हम जो है अलग अलग क्षेत्रों में जो है इस मुद्दे पर कन्वेंशन करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग मांग कर रहे हैं। पर मैं माफी चाहूंगा, हम अभी उलझे नहीं, बल्कि हम निरंतरता में जो है व्यस्त चल रहे हैं, क्योंकि बहुत भयंकर आपदा हमारे इलाके में आई है। कई गांव खाली कराए गए हैं, बहुत सारी जो मुश्किल हालात हैं, तो लगातार उनके साथ, कभी प्रशासन के साथ, कभी जो है कोई सहायता सामग्री, कभी और जो है उनकी मीटिंग है, किसी को त्रिपाल तक नहीं मिल रहा है, कई बार किसी को जो है कोई और ठहरने के लिए जगह नहीं मिल रही है, या उनको जो है कहीं पर रिहाइश नहीं मिल रही है, तो उस काम में जो है व्यस्तता है, प्रभावितों के बीच में आ जा रहे हैं। तो तब ये जो बेदखली के मुद्दे पर या FRA को समझाने के लिए, या फिर जो वन संरक्षण कानून है वो क्यों जो है उसमें संशोधन होना चाहिए या वो जो है रद्द होना चाहिए, उस मुद्दे पर कन्वेंशन जो है फिलहाल हमने टाल दी। बीच में रखी थी लेकिन वो टालना पड़ी, लेकिन अभी जल्दी हम उसको करेंगे और उसकी डेट जो है हम आपको बता देंगे, अलग अलग स्थानों पर करेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो इस मुद्दे पर जो है सड़कों पर उतरेंगे और उतरना पड़ेगा। तो मेरा एक बार फिर से आप सबसे अनुरोध है कि आप लोग इस मुद्दे पर एकजुट हों, और हिमाचल किसान सभा इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट जा रही है, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट में वकील करने का खर्चा भी होगा। और हमारी राज्य कमेटी ने आह्वान किया है शिमला से कि सुप्रीम कोर्ट जा रही है और अगर कोई इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहता है अपनी तरफ से, तो वहां राज्य कमेटी ने जो अकाउंट नंबर जो है शेयर किया है, आप उसमें भेज सकते हैं। और इसलिए मुझे भी कई लोगों का फोन आया कि जी हमने भी वो सुप्रीम कोर्ट में जो केस होना उसके लिए जो है कुछ चंदा देना है, पैसा देना है उस केस के लिए। मैंने कहा मेरे पास देने की जरूरत नहीं है भाई, एक अकाउंट है, उस अकाउंट में डायरेक्ट भेजो और अपना नाम पता भेजो, पता रहेगा किसने कितना दिया। क्योंकि हम नहीं चाहते कि वो अलग अलग जगह जो अलग अलग जगह जो जमा होना शुरू है। तो हमने जितने लोगों को मुझे फोन आए, मैंने कहा कि नहीं, वो अकाउंट नंबर है, एक जगह से संचालित हो रहा है, वहीं से जो नेतृत्व है वो बात जो है कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के वकीलों से। तो आपसे भी अनुरोध है कि आप बेशक अपने पास पूरा रिकॉर्ड रखो, वहां पर भी रिकॉर्ड रख रहे हैं क्योंकि वो डायरेक्ट बैंक में जा रहा है, लेकिन आप जो है उसी खाते में भेजें तो ज्यादा बेहतर रहता है, बजाय से कि आप हमारे को अप्रोच करें कि वो केस करना है तो हम जो आपके पास पैसा देते हैं, हमारे पास पैसा देने की जरूरत नहीं है। लेकिन कंट्रीब्यूशन जरूरी है, क्योंकि अगर वो कोर्ट में जाना किसने, तो कोई जेब से थोड़ी देगा ना लाखों रुपया, तो वो सबको थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करना। तो आप जो है उस खाते में भेज सकते हैं जो राज्य कमेटी का खाता है किसान सभा का, और वो शिमला से शेयर किया गया है। तो मैं ज्यादा बातें ना कहते हुए, मुझे लगता है कि ये वीडियो कुछ उपयोगी होगा। अगर उपयोगी है तो आप इसको शेयर जरूर करें, आप इस पर कमेंट करें। आपके नेगेटिव कमेंट से कोई बात नहीं, आप डट के करें, तर्क के आधार पर करें, ये मेरा अनुरोध है। और कोई भी कमेंट करने से पहले हिमाचल प्रदेश के उन लाखों लाख परिवारों के बारे में सोचें कि जिनके बच्चे बेघर बार हो जाएंगे, जिनका कोई कसूर नहीं है, क्योंकि उनके परदादा के भी परदादा जहां रहते आए वहीं पर उन्होंने मकान बनाया। भैया पाकिस्तान से नहीं आए ये लोग, अफगानिस्तान से आकर के यहाँ पे कब्जा नहीं किया किसी ने, श्रीलंका से आकर के, बांग्लादेश से आकर के कब्जा नहीं किया यहाँ पर हिमाचल में किसी ने। ये तो हिमाचल के लोग हैं, इनके परदादा और उनके परदादा के परदादा जहां रहते थे वहीं पर इनके मकान बने, वहीं पर इनकी जमीनें हैं, तो क्या कसूर है मुझे बताइए। तो इस पर आप कमेंट करें, खुल करके करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको जो है सबके साथ शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा इसको प्रचारित करें। और मेरा भी अनुरोध है, मेरा जो यूट्यूब चैनल है ये कोई कमर्शियल चैनल नहीं है, यानी कि ये कोई मोनेटाइज किया गया पैसा कमाने के लिए। ये चैनल जो है सिर्फ सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए बनाया गया है, अपना व्यू पॉइंट रखने के लिए बनाया गया है। कई बार ऐसा होता है कि हम अपना व्यू पॉइंट रखना चाहते हैं, लेकिन हमारे व्यू पॉइंट को जो है वो
दर्शाया नहीं जाता है, तब जो है ये चैनल मैंने बनाया है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि समय रहते जो भी हम कोई वीडियो डालेंगे तो आप तक जो है उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप उसको देख सकें। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो तब आप तक वो नोटिफिकेशन पहुंचती नहीं है। इसलिए आप इस चैनल को, जो कुशाल भारद्वाज के नाम से, इसको आप सब्सक्राइब करें। और फेसबुक पर मेरा पेज है कुशाल भारद्वाज के ही नाम से, और उस फेसबुक पेज को आप जो है फॉलो करें। फॉलो करने के पीछे मकसद सिर्फ यह है कि अगर फेसबुक पर हम कोई भी पोस्ट डालते हैं तो तब वो जो है आपकी रीच उस पोस्ट तक हो जाती है और आप उसको जो है देख सकते हैं। जो हमारा व्यू पॉइंट है, या जो हमारी गतिविधि है, जो किसानों की गतिविधि है, या जो आंदोलन है, या फिर और जो सामाजिक जो कई तरह की गतिविधि होती है जिसको शेयर करते रहते हैं, आपकी पहुंच जो गतिविधियों तक हो जाएगी, पोस्टों तक हो जाएगी। तो आप फेसबुक पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब पर जो है मुझे, यानी कि मेरे चैनल को जो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद आप।